गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आखिर ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर क्या होता है और ये कैसे काम करती है। ठीक, तो इसका लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहले तो आ जाते हैं कि बेसिकली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। ठीक, तो जी सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो जी उस एग्जांपल से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप एक कंपनी के पास गए, फॉर एग्जांपल कीजिए आप एलजी कंपनी के पास गए और उनसे कहा कि मुझे अराउंड 100 एसी चाहिए। ठीक है, आप एलजी कंपनी के पास गए और आपने एलजी कंपनी को बोला कि मुझे 100 एसी चाहिए, इसे जल्दी बुक कीजिए, मुझे इसे खरीदना है। ठीक, तो इस केस में जो एलजी कंपनी है वो क्या करेगी, आपको डेफिनेटली डिस्काउंट देगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंट देगी, क्या पता इवन आपको एक दो एसी फ्री में दे दे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसे बल्क में खरीद रहे हो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो। राइट, आप ही बताओ कि आप कोई भी कंपनी में जाओगे, उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो आप उसको बोलोगे नहीं यार, हम तो तुम्हारी कंपनी से इतना ज्यादा ले रहे हैं और तुम हमें डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं दोगे क्या, कहोगे कि नहीं? डेफिनेटली कहोगे, है ना। तो जी अब मेरा जो एग्जाम्पल है बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेसिकली एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कीजिए मैं, ठीक है, मी ओके, मैं एक एरिया में, मतलब जहां जिस सिटी में मैं हूँ, ठीक है, तो वहां पर क्या है, सिलेंडर जो रहता है, सिलेंडर जानते हैं ना, गैस सिलेंडर डेफिनेटली जानते होंगे। सो गैस सिलेंडर जो रहता है वो मुझे बहुत महंगा पड़ता है। ठीक, और जी जो एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में जितने अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे नेबर्स हैं और जितने भी मेरे एरिया में जितने भी पीपल है, उन सब की भी प्रॉब्लम यही है। उन सभी लोग को क्या होता है, सिलेंडर जो होता है वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ने एक बार सोचा यार एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं और मेरे जितने भी 20 to 30 मेंबर जो एरिया में है वो सभी ने डिसाइड किया कि यार सिलेंडर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक मेंबरशिप बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या गए, अब हमने अपना मेंबर बना लिया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अब जी अब हम क्या करेंगे, अब सिलेंडर कंपनी के पास जाएंगे, कोई भी सिलेंडर हो, फॉर एग्जांपल एचपी ले लो, है ना। एचपी सिलेंडर के पास गए और उन्होंने कहा कि अब तो आप जब हमें, फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा एलजी कंपनी से पूछूंगा, मैं आपसे सिर्फ लेता था तो आप मुझे बहुत ज्यादा प्राइस में आप मुझे सिलेंडर देते थे। अब तो हम लोग ने पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लिया है जहां पर बहुत सारे लोग हैं और हम क्या करते हैं मिलकर, मतलब बेसिकली अगर आप ऐसा देखेंगे तो मैं एलजी कंपनी के पास जाऊंगा, एलजी कंपनी को बताऊंगा कि हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन खरीदा है जहां पर हम आपकी कंपनी से बहुत बल्क में सामान खरीदेंगे। ठीक है, बहुत बल्क में सामान खरीदेंगे, अराउंड 100 to 200 जो सामान है वो क्या, मतलब जो एलजी सिलेंडर है वो क्या है आपसे खरीदेंगे। तो जी एलजी कंपनी, मतलब सॉरी जो एचपी कंपनी है वो क्या कर देगी, हमें बहुत सारे डिस्काउंट दे देगी। ठीक है, और इवन तक वो ये भी कह देगी ठीक है आप एक दो सिलेंडर आप फ्री में भी ले जाओगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे बहुत बल्क क्वांटिटी में सामान ले रहे हैं। ठीक है, उससे क्या ले रहे हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी समझते हैं, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान लेता है। ठीक है, इसलिए वो हमें क्या करेगा, बहुत सारा डिस्काउंट देगा या जो भी है सिलेंडर विलेंडर फ्री में देगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था आप कोई भी कंपनी में जाओ तो आप उसे बल्क में सामान लोगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपको डिस्काउंट देगा या फिर वो क्या करेगा, आपको एक दो आइटम फ्री में दे देगा। तो सेम चीज ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसी होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक जो जितने भी मेंबर्स है जिनका सेम इंटरेस्ट रहता है, फॉर एग्जांपल जहां पर मुझे भी प्रॉब्लम थी गैस सिलेंडर की और जितने भी मेरे एरिया में जितने भी पीपल है वो सभी को क्या थी, वही चीज से प्रॉब्लम थी, तो हम सब सेम इंटरेस्ट वाले थे, मतलब हम सभी की प्रॉब्लम एक ही थी। तो हम लोग ने क्या किया, एक मेंबरशिप बना ली, जहां पर हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जहां पर जैसे मेरे को प्रॉब्लम है वैसे जितने बाकी लोग को जैसे प्रॉब्लम है तो वो सब क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकता है। ठीक, जहां पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जैसा कि मैंने भी किया। मैंने क्या किया, जैसे मेरे एरिया में मुझे तो प्रॉब्लम थी, गैस सिलेंडर मुझे महंगा पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, बाकी अदर जितने भी एरिया मेंबर्स थे जिनको भी ये प्रॉब्लम है
तो उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया और हम लोग ने क्या किया, इस एचपी कंपनी सिलेंडर से बहुत बल्क में क्वांटिटी मांगने लग गए। तो ये क्या करने लगी, हमें बहुत सारे डिस्काउंट लेने लगी, ठीक है, और उस सिलेंडर को हम लोग ने आपस में बांट लिया, राइट। तो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपस में मिलकर क्या करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, ठीक। तो जी मैं आपको अगर इसकी मीनिंग बताऊं तो इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। वॉलेंटरी मतलब समझते हैं ना, वॉलेंटरी मतलब होता है डियर, मतलब जहां पर आप कुछ भी काम कर रहे हो बिना पैसे के, ठीक है, मतलब आप बिना पैसे के काम कर रहे हो, उसे हम वॉलेंटरी कहता है। जहां पर आप पैसा वैसा कुछ नहीं लगा रहे हो ना, आप कुछ पैसा पे कर रहे हो, बस आपका मन है तो आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, इट इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन सॉरी ऑफ अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, जिनका मेन मोटिव क्या रहता है, मेन मोटिव हमेशा क्या रहता है, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक। और इनका जो प्रॉफिट मोटिव है, इनका जो प्रॉफिट मोटिव वो सेकंड में रहता है, इनका जो प्रॉफिट मोटिव है वो सेकंड में रहता है, लेकिन जो इनका मेन मोटिव क्या रहता है, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला रहे हैं, हम क्या करें यहाँ पर एक दूसरे को, जैसे मैंने सिलेंडर और अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उन जितने भी मेंबर्स थे मेरे एरियाज में सबको कलेक्ट किया, जहां पर हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली मुझे भी हेल्प मिलेगी और जितने भी मेंबर्स है सभी को हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, जहां पर हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। और जी जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प वही है जिनका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, म्यूचुअल है, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग और एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, इट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। बहुत इजी कंसेप्ट है। तो डियर इसी के साथ आज मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है ना कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अब जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स है जिसके बारे में हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस आपको मेरा काम था आज आपको कंसेप्ट समझाना, जो कि मैंने आपको समझा दिया, इसकी मीनिंग बता दिया और ये कैसे काम करता है, क्या होता है यहाँ पर, वो आप सभी को मैंने बता दिया। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा था, तो डियर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पहले से ही आपको बहुत इजी है, ठीक। इसके लिए ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत इजी सा टॉपिक है, ओके। तो डियर ध्यान से सुनना मेरी हर बातों को जो मैं आपको कहूंगा। तो जी सबसे पहले हम लोग जाते हैं फीचर्स के बारे में कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होता है, ठीक। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैं एक चीज मैं आप सभी को प्लीज कहना चाहता हूँ, देखिए मैं जो भी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहली क्लास में मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो है क्या, वो काम कैसे करती है और उसका मीनिंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो मैंने इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर दिया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जहां पर मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था, जैसे मैंने यहाँ पर मीनिंग भी लिखी है तो मैंने यहाँ पर वॉलेंटरी एसोसिएशन करके डिस्कस भी किया है ना। तो डियर प्लीज आप जाके वहां से देख लीजिए क्योंकि मिस मत कीजिए, आपके लिए ही लॉस होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपके लिए लॉस होगा, है ना। तो जी सबसे पहला फीचर है वॉलेंटरी एसोसिएशन, ठीक है। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, हर बंदा जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करता है, मतलब जैसे मैं आपको कैसे बताऊं कि जिनका मेन काम मतलब वो सभी काम विदाउट पेमेंट के करता है ना, मतलब हर काम वो फ्री टाइम में करता है, मतलब अपने इच्छा से करता है, ठीक है। जहां पर वो पैसा वैसा नहीं देते, ना उनको प्रॉफिट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर वो वॉलेंटरी एसोसिएशन काम करती है, मतलब वो अपने इच्छा से काम करती है ना कि पैसे के लिए, ठीक। अब जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलती है, आपने डेफिनेटली सही कहा, आप सभी सोच रहे होंगे यार इक्वल वोटिंग राइट्स यहाँ पर बिजनेस में आ गया, यस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स आपको मिलती है। तो डियर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स में जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी मेंबर्स हैं तो वो क्या करता है, बहुत सारी चीज मतलब डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कीजिए कि जैसे दो एग्जांपल लीजिए, दो ऑप्शन, ठीक। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमेशा इश्यू आता रहता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मेंबर्स एक साथ काम करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल कीजिए अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हुआ कि हमें मतलब
बिजली बिल के लिए हमें क्या करना चाहिए, पैसा को इकट्ठा करना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन में ये रहा कि हमें घर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होंगे, दो ऑप्शन है। तो जी जितने भी मेंबर्स हैं तो वो क्या करता है, इन दो ऑप्शन के लिए क्या करता है, वोट करता है। 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, जहां पर हर पर्सन एक वोट डालता है, जहां पर वो डिस्कस करता है कि कौन सा मतलब कौन सा जो ऑपरेशन है उसको हम लोग को लॉन्च करना चाहिए। ठीक, आइदर हमें क्या करना चाहिए कि बिजली बिल के लिए पैसा कलेक्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हमें पैसा कलेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा करना चाहिए। तो वोटिंग होगी, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो वाला पॉलिसी इन लोग फॉलो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा काम चलता है। अब जी सर्विस मोटिव, अब जी मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्विस मोटिव मतलब जिनका मेन काम क्या है, हेल्प करना एक दूसरे की। प्रॉफिट इनका मेन सर्विस मोटिव नहीं है, इनका मेन सर्विस मोटिव क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक, अब जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल कीजिए कि मैंने अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक, तो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया और आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी डेथ हो गई। तो इस केस में जो मेरा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी बंद नहीं होगा, भले मैं मर गया हूं या कुछ भी हो गया है, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया है, लेकिन मेरा जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, तो जी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब वो होता है। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब जी जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक, फॉर एग्जांपल कीजिए टोटल हम 10 लोगों ने मिलकर 1 2 3 4 5 जितने भी हमें फिंगर्स को 10 मेंबर्स मानिए। तो जी फॉर एग्जांपल कीजिए हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। ठीक, तो जी अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का मतलब, ठीक है, जितनी भी डीलिंग्स होती है वो किसके बेस, मतलब जितनी भी पॉलिसीज निकलती है वो क्या होती है, डीलिंग के बेस पे होती है। मतलब अब जी फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है इसने हम 10 में से सबसे ज्यादा पैसा लगाया। ठीक है, तो जी ये क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ आप सभी सही सुन रहे हैं। आप सभी सोचे होंगे यार पैसा ये ज्यादा लगा रहा है, इसको आखिरी में जब रिटर्न की बात आएगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, लेकिन तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि इसने कैपिटल ज्यादा लगाया है। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये क्या एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है जो कि नो मोटिवेशन में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो जी यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल के हिसाब से आपको आखिरी में प्रॉफिट नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, इसके डीलिंग के हिसाब से मिलता है। फॉर एग्जांपल जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आखिरी में। ठीक है, तो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में इतना ही है। अब जी इसके एडवांटेज की बात करता है। अब जी इजी टू फॉर्म, ठीक, ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो जी लाइसेंस की इसको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो जी इसको लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इनको इजीली लाइसेंस दे देता है, इसलिए मैंने लिखा है इजी टू फॉर्म। अब जी लिमिटेड लाइबिलिटी, आप सभी को पता है लाइबिलिटी हमेशा दो तरीके की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, जिसके बारे में मैंने आपको पहली लेक्चर्स में बता दिया है। और अगर मैं इसको हर लेक्चर्स में बताऊंगा तो डेफिनेटली जो वीडियोस की लेंथ है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे मैंने फर्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस किया है, जहां पर आप आखिरी के 10 मिनट देखना, जहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक, प्लीज वहां पर जाके देख लेना, जहां पर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के बारे में मैंने 10 मिनट में डिस्कस किया है, जहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। अब जी कंटिन्यूटी, अब जी ये जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं मर गया, कुछ भी हो गया, लेकिन मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, तो जी ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पूरे लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक, अब जी डेमोक्रेटिक सेटअप आपको अभी बताया कि ये क्या करता है, इक्वल वोटिंग राइट्स फॉलो करता है, 1 पर्सन 1 वोट का फॉलो करता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब यही है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट जो है सेम है ना। अब जी स्टेट पैटर्नॉइज, अब जी ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम एक दूसरे की हेल्प करता है। ठीक, तो गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, हेल्प करती है। अब जी वो हेल्प बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करती है, जैसे जैसे आपको पता है अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट जाके खरीदेंगे मार्केट में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग को टैक्स ज्यादा लगेगा, कोई भी पर्सन जाए। लेकिन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कम करके सामान देती है। ठीक है, ये सबसे पहला एडवांटेज। अब जी सेकेंड एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जी जैसे फॉर एग्जाम्पल कीजिए आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना है, तो उसमें भी क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत कम टैक्स में, बहुत कम रेट्स में आपको क्या करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अब जी ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी समय लोन की जरूरत पड़ी, ठीक है, लोन की, ठीक है, लोन मतलब आप हिंदी में कैसे कह सकते हैं, ब्याज, मुझे पता नहीं है लोन को क्या कहता है। ठीक है, तो जी लोन के केस में
गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बहुत कम इंटरेस्ट में, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट में इनको लोन चार्ज करती है ना। तो जी इनको बहुत इजीली लोन दे देती है, ज्यादा अमाउंट में करती है। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है। तो स्टेट पैट्रोनाइज का मतलब वही होता है। अब जी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एडवांटेज में आपको आपकी बुक्स में बहुत सारे और पॉइंट्स दिखेंगे, दो तीन मेन पॉइंट्स यही है, ठीक है। यही पॉइंट्स आपके केस स्टडीज में आएंगे, आपके एग्जाम से ही पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी जो भी पॉइंट्स है उसको मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए यही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अब जी डिसएडवांटेज, अब जी लिमिटेड कैपिटल। अब जी मैंने आपको जैसा बताया था कि 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स में अगर इस बंदे ने सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और बाकी सबसे ज्यादा कैपिटल क्या किया, अपने बिजनेस में लगाया है, निवेश किया पैसा। अब जी बाकी सब मेंबर्स ने इस बंदे से कम पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको पहले ही बताया हूं कि अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आखिरी में जाके जो प्रॉफिट बचता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस बंदे को नहीं मिलेगा। आप सभी जैसे सोच रहे होंगे कि आप कैपिटल इसने सबसे ज्यादा लगाया है, सबसे ज्यादा पैसा इसने निवेश किया, तो प्रॉफिट भी आखिरी में इसको ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा मेंबर्स हेल्प करता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, उसके डीलिंग के हिसाब से उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, अब जी ये भी मेंबर सोचेगा हट यार, अब मैं इतना पैसा भी लगा रहा हूँ तो जी मुझे तो प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है, आखिरी में जाके मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता। तो यही सोच से ना क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सब बहुत कम कम पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिटेड कैपिटल। अब जी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अब जी फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनीज में जाओगे, पार्टनरशिप में भी जाओगे, तो वहां पर क्या होता है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट रहता है, बहुत टेक्निकल स्टाफ रहता है, बहुत अच्छे स्टाफ रहता है जो फटाफट अपना काम करता है, ओवरऑल बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाइए, ठीक है, जो भी कंपनीज होगी वहां जाइए, वहां पर बहुत अच्छे से सीए बैठे होंगे, सीएस बैठे होंगे, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजर बैठा होगा, ठीक है, अच्छा टेक्निकल स्टाफ बैठा होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको कंपनीज या पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं ये क्या है, आपस में काम करता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, कोई भी सीए या कोई भी मैनेजर को अपॉइंट नहीं करते, ये एक दूसरे की काम मतलब अपना ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, अपना ही इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी सीए नहीं है, मैनेजर नहीं है, कोई भी अच्छा मैनेजर नहीं है, सीएस नहीं है, कोई भी अच्छा मतलब परचेस मैनेजर नहीं है जो अच्छे से देखभाल कर पाए, ठीक है। तो जी यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें नहीं मिलती है, तो जी यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है। अब ये थर्ड है नो मोटिवेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हर बंदे को पता है कि यार वो कैपिटल भी ज्यादा लगाएंगे तो आखिरी के समय उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमेशा एक दूसरे की हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेंबर सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जो सबसे ज्यादा डीलिंग करेगा, उसके हिसाब से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर अगर जो भी मेंबर सबसे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो जी उसको आखिरी में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट। तो जी इसके कारण यहाँ पर क्या रहता है, नो मोटिवेशन रहती है। अब जी कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, अब जी हर मेंबर, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ, कोई दूसरा जो मेंबर है वो मुस्लिम है, कोई तीसरा मेंबर है क्रिश्चियन है। अब जी हिंदूज में भी बहुत सारे आते हैं, बंगाली आते हैं, ठीक है, मराठी आते हैं, पंजाबी आते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं, ठीक है। तो जी अब हर बंदा जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में रहता है वो हर डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिलीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो जी हर बंदे का अलग अलग सोचने का तरीका होता है। तो जी इसके कारण क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी क्या होता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शंस अराइज हो जाती है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है। तो जी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स का मतलब वही है। अब जी अब हमारे पास है अगला एग्जीसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जी मैंने आपको बताया था, अब जी गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे ज्यादा कंट्रोल भी गवर्नमेंट का रहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये क्या करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है, हर चीज आपको सस्ते में प्रोवाइड करती है, लोन भी आपको क्या करती है, बहुत कम इंटरेस्ट में चार्ज करती है। तो जी गवर्नमेंट फोकट का तो नहीं करेगा, तो जी गवर्नमेंट क्या करता है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक, जिसके कारण कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेक्चर है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप्स है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं 6 टाइप्स है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसको हम आज लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, राइट। तो जी फटाक से सबसे पहले जानते हैं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ओके। तो डियर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि लेक्चर बड़ी हो सकती है, ओके। तो जी आप सभी को इसके लिए एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, आप सभी ने सुना हो या ना सुना हो, आप सभी जानते हैं प्रोड्यूसर कौन होता है, क्योंकि आप सभी नए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये जान ही ले। प्रोड्यूसर, उसके बाद आते हैं होलसेलर, होलसेलर राइट, आप डेफिनेटली आप सभी ने क्या सुना होगा इसके बारे में। फिर रिटेलर,
फिर आते हैं हमारे कस्टमर। ठीक, फिर क्या कौन आता है? कस्टमर आता है, या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर, या फिर कस्टमर। तो डियर, यहाँ पर मेरे को आप सभी को एक चीज बतानी है कि कभी भी कुछ भी प्रोडक्शन होता है, ठीक, तो जी फॉर एग्जाम्पल सोनी, चलो सोनी का नहीं, एप्पल का लेते हैं। ठीक, एप्पल ने लैपटॉप बनाया, प्रोड्यूसर का काम है, ठीक है, बनाना प्रोड्यूसर का काम होता है। एप्पल ने बहुत सारे लैपटॉप्स बनाए, मोबाइल्स बनाए, तो वो क्या करता है? होलसेलर्स को देता है। होलसेलर किसको देता है? फिर रिटेलर को देता है। ठीक है, तो जी रिटेलर क्या करता है? रिटेलर फिर फाइनली आप कंज्यूमर को देते हो। तो आप जो कंज्यूमर्स हो, आप जो कस्टमर हो, वो आप पक्का रिटेलर शॉप के पास जाते हो, ठीक है, जो भी उसकी आप हमेशा कभी भी कोई भी जिसको भी कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है, तो वो कभी प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता, वो हमेशा रिटेलर के पास जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा होलसेलर के पास जाएगा। प्रोड्यूसर के पास बहुत कम चांस होता है। अब जी यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब जी जो ये प्रोड्यूसर होता है, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये आपको जो सामान है, फॉर एग्जाम्पल कीजिए ये जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसने 5 रुपीज का एक सामान बनाया, ठीक, और इसने क्या कर दिया? आपको ₹10 में आपको बेच दिया। ठीक, इस प्रोड्यूसर ने 5 रुपए का सामान बनाया और आपको ये 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो मतलब इसका 5 रुपए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, अब जी इसके पास क्या 10 रुपए का सामान आ गया। ठीक है, अब जी ये क्या करेगा? होलसेलर वाला ये रिटेलर को बेच देगा, कितने में? 15 रुपए में। 15 रुपए में ये बेच देगा। तो अब होलसेलर कितना प्रॉफिट रखेगा? यहाँ पर 5 रुपए प्रॉफिट रखेगा, है ना। अब जी जो रिटेलर क्या करेंगे? अब हम कंज्यूमर को बेच देंगे ₹20 में। ठीक, और यहाँ पर क्या कर देंगे? वो ₹5 का वो क्या रख लेंगे? प्रॉफिट रख लेंगे। तो जी यहाँ पर ये सिस्टम ऐसे होता है, जो सामान 5 रुपए में बना है वो अब हम लोग को कितना? ₹20 में मिल रहा है, राइट। तो डियर ऐसा ही होता है। अब रियल चेन में जाएंगे तो ऐसा ही फॉलो होता है मैक्सिमम। ठीक, प्रोड्यूसर ने 5 रुपए का बनाया और आपको होलसेलर को बेच दिया 10 रुपए में, और यहाँ पर कितना? 5 रुपए प्रॉफिट प्रोड्यूसर ने रख लिया। वैसे ही होलसेलर ने क्या किया? 10 रुपए का सामान था, अब वो उस सामान को क्या कर दिया? रिटेलर को 15 रुपए में दे दिया। तो जी अब यहाँ पर वो क्या कर देगा? 5 रुपए का वो क्या कर लेगा? प्रॉफिट रख लेगा, है ना। अब जी ये रिटेलर 15 रुपए का सामान को 20 रुपए में आपको बेचेगा, अब हम कंज्यूमर को और जी 5 रुपए प्रॉफिट रखेगा। तो जो सामान 5 रुपए का हमें मिलना चाहिए था वो 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक, तो जी ये जो मिडल मैन है, ये जो होलसेलर और रिटेलर को हम क्या कहते हैं? मिडल मैन। ठीक, हम इन्हें क्या कहते हैं? मिडल मैन। तो जी ये मिडल मैन क्या कहता है? हम मतलब प्रोड्यूसर से हमें सामान ला के देते हैं। ठीक, तो जी और मैं आप सभी को एक चीज बताऊं, जो प्रोड्यूसर है ये हमेशा सामान उसको बेचता है जो प्रोड्यूसर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेगा। ठीक, तो जैसे होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से बहुत लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेता है, एकदम 500-600 प्रोडक्ट एक साथ खरीद लेगा। तो उस समय क्या करता है प्रोड्यूसर? ऐसे केस में क्या करता है? उस बंदे को देता है। तो जी ये जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, ये भी एक ऐसी सोसाइटी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कीजिए एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक, यहाँ पर अराउंड 70 मेंबर्स है। अब ये 70 मेंबर्स ने सोचा कि यार अभी गर्मी बहुत आ रही है, समर्स आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? एसी खरीदना चाहिए। हमें क्या खरीदना चाहिए? एसी खरीदना चाहिए। अब इन्हें पता है कि अगर ये रिटेलर के पास जाएंगे तो वो क्या होगा? महंगा मिलेगा। ठीक, तो अब जी इन्हों क्या करेंगे? तो जी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? बहुत सारे लोगों को कलेक्ट कर लेती है और क्या करती है? डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से सामान खरीदती है। डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से सामान खरीदती है और होलसेलर और रिटेलर को यहाँ पर हटा देती है। तो जी अब आप ही बताइए कि अगर 70 मेंबर्स हैं और इन सभी 70 एसी खरीद रहे हैं, ठीक, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इनको आराम से दे देगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? बल्क में सामान खरीद रहे हैं। ठीक, वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। ठीक, तो जी यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? उन्हें बहुत इजीली सामान दे देगा, है ना, क्योंकि उन्हें बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं। तो डियर यही होता है रियल लाइफ में फैक्ट। तो जी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर कंज्यूमर क्या करते हैं? अपना बहुत सारे मेंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं और जी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं? डायरेक्ट सामान प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं कि उनको सामान सस्ते में मिले। ठीक, तो जी प्रोड्यूसर इनको जो सामान इनको एकदम महंगे प्राइस में रिटेलर देता है, अब वो प्रोड्यूसर इनको क्या करेगा? बहुत सस्ते दामों में देगा। अब जी आप ही बताइए कि आप कोई भी मतलब आप चले गए कोई भी एसी शॉप में, ठीक, फॉर एग्जांपल एलजी की शॉप में चले गए। अब जी एलजी की शॉप में गए और उनको बोले कि भाई मुझे 70 एसी दे दे,
तो वो क्या करेगा, आपको आराम से देगा 70 प्लस आपको डिस्काउंट भी देगा, प्लस आपके घर में फ्री में ला के देगा। ठीक है, तो जी वो क्या करेगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने उससे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे लार्ज क्वांटिटी में आपने उससे सामान खरीदा है। तो वो भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। आप इसलिए खुश हो गए क्योंकि आपको जो सामान रिटेलर महंगे में दे रहा था वो प्रोड्यूसर जो है आपको बहुत सस्ते में दे दिया, है ना। तो जी यही होता है, इसलिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाया जाता है कि आप प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान खरीद ले, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी का सामान आपको इजिली बहुत कम प्राइस में मिल जाए, है ना। तो डियर, यहाँ पर आपकी बुक्स में मेन ऑब्जेक्टिव भी दिया है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों करता है। तो डियर यहाँ देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया है। अब जी आप कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहां पर ये क्या करता है, आपको एलिमिनेट मिडलमैन, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग को एसी खरीदना था, तो हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मांग लिया, होलसेलर रिटेलर के पास गए नहीं। ठीक है, तो इनकी हम लोग को जरूरत नहीं है, हम क्या किए, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मांग लिए। तो जी एलिमिनेट मिडलमैन, क्योंकि यहाँ पर मिडलमैन का उन्होंने हटा दिया, है ना। अब जी चीप प्राइस, अब जी आप प्रोड्यूसर से डायरेक्ट खरीदेंगे बहुत लार्ज क्वांटिटी में, वो क्या करेगा, आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके देगा। तो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है चीप प्राइस, और जी और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी में भी देगा प्रोड्यूसर। तो जी ये 3 ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब जी अगले इसमें बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जी अगला है हमारे पास प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसे भी बड़े ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल कीजिए कि फार्मर्स, आप सभी जानते हैं फार्मर्स कौन होते हैं, एब्सोल्युटली आप सभी जानते होंगे फार्मर्स कौन होता है, जिसे आप हिंदी में ऋषि कहते हैं शायद से, है ना। तो फार्मर्स आप सभी को पता है, इंडिया में आज भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मतलब जिनको फार्मिंग करने के लिए उनके पास अच्छी मशीन नहीं होती है, फर्टिलाइजर्स नहीं होती है, जो एचआईवी सीड्स रहते हैं, जो अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए रहता है, वो उनके पास नहीं रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या रहती है, बहुत महंगी रहती है, जैसे इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोई प्रोड्यूसर जो रहता है ना, ये उससे एफर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारी चीजें क्या रहती है, बहुत महंगी रहती है। तो फार्मर्स क्या तरीके के प्रोड्यूसर्स है ना। तो जी फार्मर्स जो है, तो जी जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मर्स जो है ना, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो, इनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो क्या कर, कुछ भी चीज खरीद नहीं पाते, ना इरिगेशन, ना फर्टिलाइजर्स, ना कुछ भी, ठीक। तो जी इन लोग भी क्या कर लेते हैं, आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फार्मेसी बनाए, और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, और भी कंपनीज के कुछ हुए, तो वो क्या करता है, एक सोसाइटी बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। तो जी जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, जो सामान बनाता है, ठीक। और जी जो दूसरा प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, ये जो प्रोड्यूसर है जिसने सामान बनाया है, ये और वो, ठीक है। एक प्रोड्यूसर क्या होता है, जो सामान को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और दूसरा प्रोड्यूसर क्या होता है, जो पहले वाला प्रोड्यूसर जो बनाता है सामान, उस सामान को बेचता है, ठीक। तो जी तो इन लोग क्या कर लेते हैं, आपस में एक सोसाइटी बना लेते हैं। अब जी जैसे इनके पास क्या रहता है, कोई कोई प्रोड्यूसर्स के पास ना, मैं आपको बता देता हूँ, प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज ना हो, जो प्रोड्यूसर्स रहता है, ठीक। अब जी कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं रहते, ठीक। तो पैसे नहीं रहते, तो वो क्या कर, जो नई नई टेक्नोलॉजी रहती है, जो नए नए मशीन रहते हैं, वो सब ये क्या, जो भी प्रोड्यूसर्स है वो ले नहीं पाते, तो इन लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं, आराम से मिलकर क्या करते हैं, मशीन को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को खरीद लेते हैं, और फिर प्रोडक्शन का काम करते हैं, सामान बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। तो जी मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स का ऑब्जेक्टिव देखिए। अब जी और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, ठीक। अब जी प्रोड्यूसर्स के क्या, उनको मतलब मशीन्स लेने के लिए, इनपुट्स लेने के लिए, रॉ मटेरियल्स लेने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाता है और वो सारी चीजों को खरीद लेते हैं, जिससे वो अपना काम प्रोड्यूस, ठीक है, सामान बना लेते हैं इजिली, और उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक। तो इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है। तो जी इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जी देखिए, अब जी मैंने आपको बताया कि अब जी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से इन लोग क्या कर लेते हैं, आराम से सामान इजिली ला लेते हैं, रॉ मटेरियल्स। अब जी इसके कारण क्या होता है, हम लोग के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन आ जाती है, ठीक। अब जी अब हम लोग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में जानते हैं। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब जी कुछ कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, सॉरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं,
अपना सामान को इजिली बेच पाता है, ठीक है, क्योंकि हर मेंबर क्या करता है, इक्वली पार्टिसिपेट करता है और हर प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है उसको आराम से मार्केट में सेल कर देता है बहुत अच्छी प्राइस में, और जिससे प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ऐसे काम करती है। अब जी अब अगला है हमारे पास, सो डियर जो अब हमारे पास अगला है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसे अर्बन बैंक्स भी कहा जाता है। तो डियर यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं, ध्यान से सुना, कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, उन्हें लोन की जरूरत पड़ती है। तो अब जी वो लोन लेने कहाँ कहीं भी चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक जाते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, लोन नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत गरीब है। अब जी आप ही बताइए कि क्या बैंक एक बहुत गरीब इंसान को क्या पैसा देगा? नहीं देगा, क्योंकि बैंक को पता है यार वो बंदा, क्योंकि बैंक को हमेशा बहुत डर लगा रहता है कि यार वो इतना बंदा जो है इतना गरीब है, वो कैसे मेरे पैसे को लौटाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जी ऐसे पीपल क्या करते हैं जिनको लोन की जरूरत पड़ती है, सो ये क्या करते हैं, आपस में बहुत सारी मेंबर्स की ग्रुप बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, उन्हें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। अब जी ये सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं, मैंने 3 ही ड्रॉ किया, बहुत सारे रहते हैं, 50, 60, 80, कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये सभी क्या करता है, पैसे को क्या करता है, सेव करते हैं। हर बंदा क्या करता है, पैसे को सेव करता जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या करता है, अपना हर बंदा पैसे को सेव करते जाता है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल करो कि ये वाला जो बंदा है, अब जी इसको किसी मतलब कोई भी वजह से इसको पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, तो ये क्या करेगा, अपनी सोसाइटी को जाके बोलेगा कि यार मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो मुझे पैसा दे दो, है ना। तो इसकी सोसाइटी क्या कर देगी, इसको पैसा दे देगी जिसको जितना भी चाहिए। लेकिन अगर यही बंदा अगर बैंक में जाएगा तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए क्या करता है, कोई कोई पीपल लोन के लिए क्या करता है, एक सोसाइटी बना लेता है, और ये सोसाइटी डियर बहुत बेनिफिशियल होती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत गरीब लोग जो रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। अर्बन में भी ये सोसाइटी जो रहती है बहुत बनाई जाती है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में फॉलो किया जाता है ना। अब जी यहाँ पर मैं आप सभी को और एक चीज बता देता हूँ कि इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपको समझ में आ गया क्यों सोसाइटी बनाते हैं। अब जी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्या करता है, सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। अब जी अब हर बंदा सेविंग करेगा तो वो क्या करेगा, हैबिट बना रहा है सेविंग करने की। अब जी लोन ऑन इजी एंड लो इंटरेस्ट, अब जी ये बंदा मतलब जो भी बंदा है इस मेंबर में, इस सोसाइटी में जो भी मेंबर है उसको क्या अगर पैसे की जरूरत चाहिए तो उसको पैसे दे देते हैं, और जी उसमें बहुत लो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक। अब जी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, डियर आप सभी जानते नहीं होंगे, रूरल एरियाज में आप सभी ने मूवीज या पिक्चर्स में देखा होगा कि कोई कोई पीपल क्या रहता है, बेसिकली जैसे गरीब लोग रहते हैं ना, वो क्या करता है, कोई जो बड़ा ठेकेदार रहता है, ठीक है, या फिर जो भी बहुत कैसे क्या जो भी कोई भी गांव का कुछ भी बहुत बड़ा होगा, सरपंच टाइप का कुछ भी, तो उससे क्या कर लेता है, पैसा मांग लेता है, उनको जरूरत रहती है। तो अब जी कभी कभी कोई पीपल दे नहीं पाता है, तो मनी लेंडर जो रहते हैं, जो उनको पैसे दिए हैं, वो क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करता है, ठीक है, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, बोलते हैं कि भाई तू पैसा दे, तू नहीं देगा तो मार खाएगा, यही सब चलता रहता है, ठीक है। तो जी इसलिए क्या रहता है, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो मनी लेंडर से इनको जो भी गरीब लोग है, जो भी पीपल है, उनको बचा के रखता है, ठीक है। तो इसलिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बहुत यूजफुल है, ओके। अब जी अब हमारे पास है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट अभी जान लो। अब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि पीपल ऐसे रहते हैं जिनके पास रहने के लिए ही मतलब घर नहीं होता है, ठीक है, छत ही नहीं होती है, रूफ ही नहीं रहता है रहने के लिए। तो ऐसे मेंबर्स क्या करते हैं, जो गरीब लोग, वो क्या करते हैं, एक मतलब एक सोसाइटी बनाते हैं मेंबरशिप की, जहां पर बहुत सारे पूरा पीपल रहता है, जो मतलब बहुत सारे रहता है, और वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उससे उन लोग क्या करते हैं, फ्लैट बनाता है, और ये जैसे फ्लैट बन जाता है तो ये सोसाइटी क्या करती है, उन फ्लैटों को क्या कर देती है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको दे देती है बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो जी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है ना। तो जी इसी के साथ डियर ये वाला तो टॉपिक खत्म होता है, लेकिन और एक पॉइंटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी आप जान ले। अब जी हमारे पास है अगला कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, या फिर इसे कहते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। अब जी एक ऐसी सोसाइटी होती है, ध्यान से सुनना, जहां पर क्या होता है कि मतलब कोई कोई बड़े फार्मर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये बेसिकली फार्मर्स के लिए होता है, ठीक। ये सोसाइटी तो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ा सा लैंड खरीद लेते हैं, मशीन भी वो खरीद लेते हैं, ठीक, फर्टिलाइजर्स भी खरीद लेते हैं, इरिगेशन भी खरीद लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी छोटे छोटे फार्मर्स है उनको अपने वाले लैंड में बुलाते हैं, ठीक, और उनको बोलते हैं ले मशीन ले, फर्टिलाइजर्स ले, ये सारी ले, और मेरे जो फार्मिंग है इसमें तू काम कर, आधा हिस्सा तू लेना और आधा हिस्सा मैं लूंगा, राइट। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में ऐसी होता है,
ठीक, जहां पर छोटे फार्मर्स को एक तरीके की नौकरी मिल जाती है, बड़े फार्मर्स दे देते हैं। ठीक, तो जी यहाँ पर क्या मिलता है, प्रोवाइड सीड्स इरिगेशन एक्सेट्रा। मैंने जैसा आपको बताया कि बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, पहले से उनको सीड दे देते हैं, इरिगेशन सिस्टम दे देते हैं, जहां पर वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने में छोटे फार्मर्स काम कर सकते हैं। अब जी प्रोवाइड इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स। अब जी अच्छी बात है, देखिए अब जी जो छोटे फार्मर्स है, ठीक है, तो ये सोसाइटी क्या कहता है, छोटे फार्मर्स को काम देता है। अब जी अगर ये काम नहीं देता सोसाइटी तो क्या होता, अब जी उनके पास देखिए ना तो उनके पास पैसे आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ना तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेकार हो जाती। लेकिन ये सोसाइटी उनको क्या करता है, नौकरी देता है, जिसके कारण वो पैसा भी कमा लेता है और अपनी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स। ओके, पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर्स, राइट। तो डियर इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप सभी से मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम जानते हैं। तो जी जॉइंट स्टॉक कंपनी को आगे बढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को आगे समझाने से पहले, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक मीनिंग लिखी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं मीनिंग लिखी है, लेकिन इस मीनिंग को मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब जी इस मीनिंग को बताने से पहले मैं आप सभी को दो चीजें बताने चाहूंगा, क्योंकि इस मीनिंग में मैंने लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये दो जो वर्ड है ये मैंने यहाँ पर मीनिंग में यहाँ पर यूज किया है ना। तो जी सबसे पहले ये दोनों मतलब का ये दोनों जो वर्ड है इनका मतलब जानते हैं। अब जी ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है। अब जी जो कंपनीज होती है वो क्या होती है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, जहां पर शेयर होल्डर्स, ये सब जो कि अभी मैं आप सभी सोच रहे होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सभी समझ में आ जाएगा। लेकिन कंपनी एक ऐसी चीज होती है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, और ये कंपनीज डियर बहुत बड़ी होती है। अब जी जैसे मैं एग्जांपल लूं, अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है, इसे तो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, लेकिन ये क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपनीज का ही पार्ट होता है। अब जी जैसे अमेजन हो गया, सैमसंग हो गया, बहुत सारी कंपनी सुनी है कि नहीं लाइफ में। तो जी कंपनीज ऐसी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, ऐसी इतनी बड़ी कंपनीज होती है कि इनकी जो हेडक्वार्टर्स है वो एक जगह होते हैं, और इनके ब्रांचेस जैसे आप देखते होंगे कि सैमसंग का ही ले लो, उसकी शॉप्स आपको हर जगह मिल जाएंगी, है ना, उसकी ब्रांचेस जो है हर जगह मिल जाएंगी। तो ऐसी कंपनी जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है और जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जहां पर जितने भी बड़े बड़े जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे शेयर होल्डर्स है, ये सभी क्या करते हैं, इस कंपनीज को चलाते हैं। ठीक, अब जी पहले वाले का तो आपको मतलब समझ में आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक, अब जी यहाँ पर दूसरा वर्ड मैंने लिखा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब जी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बिजनेस का, कोई भी बिजनेस ले लो, अगर उस कंपनी या फिर आप बिजनेस बोल लो, जो भी कंपनी है, अगर उसका ओनर मर गया, उसका ओनर एक्सपायर हो गया, तो तब भी उस केस में भी उसकी जो कंपनी है वो चलती रहेगी। अगर एक ओनर है, एक फॉर एग्जांपल कीजिए एबीसी कंपनी है, अब जी एबीसी कंपनी का ओनर जो है वो क्या हो गया, मर गया, तो जी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर उस कंपनी का ओनर भी मर गया, उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, तो वो केस में भी कंपनी क्या होगी, आगे तक चलती रहेगी। कंपनी बंद नहीं होगी कि अगर ओनर मर गया तो कंपनी बंद, मतलब अगर ओनर मर गया तो कंपनी भी बंद नहीं होगी, वो क्या होगी, चलती रहेगी। अब जी जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आप सभी को बताऊं तो जी जैसे एप्पल के सीईओ, आप सभी जानते हैं एप्पल कौन सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी जानते हैं। अब जी जो एप्पल के सीईओ है स्टीव जॉब्स, वो एक्सपायर हो गए, तो अगर वो एक्सपायर हो गए तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि एप्पल कंपनी भी क्या बंद हो गई, आप सभी का आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एप्पल कंपनी अभी भी चल रही है। लेकिन उनके जो सीईओ है स्टीव जॉब्स, जो मेन एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने वो बिजनेस को स्टार्टअप किया, ठीक है, इंप्लीमेंट किया, एप्पल कंपनी को चालू की, वो मर गए, तभी उनका बिजनेस, उनकी जो कंपनी है एप्पल कंपनी अभी भी चल रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अगर उस कंपनी का ओनर भी मर गया, उस केस में भी कंपनी आगे तक चलती रहेगी। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया ये दो का मतलब। अब जी ध्यान से अब इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। A company is an association of person formed to carry out business activities. कंपनी एक ऐसी बिजनेस है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। एंड हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर, जहां पर
अगर एक बिजनेस का, एक कंपनी का ओनर भी मर गया, डेथ हो गया, या आप कह सकते हो एक्सपायर हो गया, तब भी उस केस में भी उसका जो कंपनी है वो आगे तक चलता रहेगा, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूँ। अ कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर इज कॉल्ड कंपनी। ठीक, तो जी बहुत सिंपल है, आप सभी को मैंने दो जो मेन टर्म्स थे वो क्लियर कर दिए। अब जी आप सभी को कंपनी का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। तो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब जी जो मेन चीज मेरे को आप सभी को बतानी है, जो मेन चीज मुझे आप सभी को बतानी है वो ये है। देखिए, आप सभी ये जो सुना होगा बस, है ना। तो जी बस भी कैसी होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइवेट बस, और जी तो दूसरी होती है पब्लिक बस, या फिर आप कह सकते हैं आप सभी की भाषा में गवर्नमेंट बस। वैसे हॉस्पिटल्स भी आपने देखे होंगे, दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और जी दूसरा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक हॉस्पिटल। अब जी जैसे स्कूल्स की बात करें, सो स्कूल्स भी कैसे टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल होता है और एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, पब्लिक स्कूल। तो जी अब जी ये तो मैंने बहुत कम एग्जांपल लिए, है ना। तो जी वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुरियर कंपनी, वो भी क्या होती है, प्राइवेट कुरियर कंपनीज होती है, और जी दूसरी होती है गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक कुरियर कंपनी, है ना। तो जी ऐसे बहुत सारे होते हैं टाइप्स, जहां पर जैसे बस, हॉस्पिटल, स्कूल जो एक प्राइवेट सेक्टर्स भी करते हैं, या फिर पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज भी चलाते हैं। ठीक, अब जी एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मैंने एक बस खरीदी, ठीक, तो वो बस क्या कहलाएगी, प्राइवेट बस कहलाएगी। अगर वही बस एक गवर्नमेंट ने खरीदी, अगर वही बस एक गवर्नमेंट ने खरीदी तो उस वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट बस कहलाएगी। अगर एक हॉस्पिटल को, मतलब एक हॉस्पिटल मैंने स्टार्ट किया, जहां पर मैंने पैसा लगाया, मैंने अपना हॉस्पिटल को स्टार्ट किया, तो मेरा हॉस्पिटल क्या कहलाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर गवर्नमेंट ने एक पैसा लगाकर एक हॉस्पिटल को स्टार्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहलाएगा। सेम चीज स्कूल में भी, अगर मैंने, आपने, आपके फादर, आपकी मदर, या फिर जितने भी कॉमन पीपल है, अगर वो स्टार्ट करेंगे स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज, तो वो सब क्या कराएगी, प्राइवेट सेक्टर्स कराएगी, प्राइवेट स्कूल्स कराएंगे। अगर वहीं पर गवर्नमेंट ने पैसा लगाकर एक स्कूल को स्टार्ट किया, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट स्कूल कहा जाएगा, है ना। तो जी दो टाइप के होते हैं। अब जी जहां पर जो भी, अगर बस मैंने खरीदी, मेरे फ्रेंड्स ने खरीदी, आपकी फैमिली ने खरीदा, आपके रिलेटिव्स ने खरीदा, जो भी खरीदा, ठीक, अगर वो बस खरीदेगा तो वो क्या कराएगी, प्राइवेट बस कराएगी। अगर गवर्नमेंट ने खरीदा तो वो क्या कराएगी, गवर्नमेंट बस कराएगी। अगर वहीं पर मैंने, आपने, आप दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने हॉस्पिटल या फिर स्कूल स्टार्ट किया, तो वो क्या कराएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल कराएगा। अगर वही गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्कूल या हॉस्पिटल, तो वो क्या कराएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराएगा। तो जी ऐसे ही सेम चीज हमारी कंपनीज के साथ भी होती है, राइट। जहां पर बस भी प्राइवेट बस, पब्लिक बस, हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, जहां स्कूल्स भी प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। वैसे ही हमारी जो कंपनीज भी होती है वो भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। हमारी भी जो कंपनीज होती है वो भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, और दूसरी होती है डियर पब्लिक कंपनी। ठीक, तो अब मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं कि अगर मैं आप सभी से पूछूं कि पब्लिक कंपनी में, मतलब पब्लिक कंपनी को स्टार्ट किसने किया, ठीक, तो आप सभी का क्या आंसर आएगा कि भाई पब्लिक कंपनी है, तो बट ऑब्वियस है यार, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया होगा, है ना। आप सभी के क्वेश्चंस में जरूर ये चीज अराइज होगी यार, जब गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला, तो वो क्या कहला रहा है, गवर्नमेंट कहला रहा है। तो वैसे ही पब्लिक कंपनी को स्टार्ट किया तो वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। ये आप सभी के क्वेश्चन में एक चीज आ रही होगी, है ना, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो जी आप सभी को बता दूं कि जो ये पब्लिक कंपनीज रहती है वो गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक कंपनी में पैसा नहीं लगाती, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में पैसा नहीं लगाती। एक तो आप सभी के क्वेश्चन में अब ये चीज अराइज हो रही होगी, आप सभी के माइंड में ये चीज अराइज हो रही होगी, यार जब गवर्नमेंट पैसा नहीं लगा रही है तो पब्लिक कंपनी में पैसा कौन लगाता है। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हम कॉमन पीपल, हम जो पीपल है, ठीक, हम जो जितने भी पीपल हैं वर्ल्ड में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी वो कंपनी चालू करती है, पब्लिक कंपनी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हम पब्लिक को, हम पीपल को क्या करती है, इनवाइट करती है, ठीक, और हम पीपल को बोलती है कि हम पब्लिक कंपनी चालू कर रहे हैं, आप सभी पीपल हमारी पब्लिक कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ, ठीक, कि हम अपनी पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर दे। अब जी आप सभी बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप पीपल भी क्या है, फ्री में तो लगा नहीं रहोगे, आप
कोई भी जगह पे पैसा कब लगाएंगे, जब आपको कुछ फायदा हो रहा होगा, आपको जब कुछ फायदा हो रहा होगा, है राइट। तो जी वैसे ही गवर्नमेंट भी आपको फायदा देती है। ये सब तो जी बात की बात है, लेकिन पब्लिक कंपनीज को स्टार्ट कौन करता है, जहां पर पैसे कौन लगाते हैं, हम पब्लिक लगाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी वो कोई पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करती है तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, वो क्या करती है, तो हम पीपल्स को क्या करती है, इनवाइट करती है और बोलती है कि आप सभी, हम लोग पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी क्या करिए, इस पब्लिक कंपनी में पैसा लगाइए। ठीक, तो जी गवर्नमेंट ऐसे करके पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है। ठीक, और जी ये प्रोसेस को मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक, इसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये तो जी बात की बात है, लेकिन आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, जहां पर गवर्नमेंट पीपल को इनवाइट करती है और वो क्या करती है, आप सभी को बोलती है कि पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो ये क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं, राइट। तो आप सभी को एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि जी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक कंपनीज में पैसा नहीं लगाती, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। एक चीज ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में पैसा नहीं लगाती, लेकिन गवर्नमेंट का पब्लिक कंपनी में कंट्रोल रहता है। वो क्या करती है, पब्लिक कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, ठीक, ये सब डिसाइड करती है। ठीक, आपको पब्लिक कंपनी का मेन कंसेप्ट जो था, मेरे को यहाँ पर समझाना था, वो मैंने समझा दिया कि गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब जी गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पैसा हमसे मांगती है। ठीक, इसका जो मेन कंसेप्ट था वो मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। अब जी प्राइवेट कंपनी, अब जी प्राइवेट कंपनी मैंने किया, बहुत सारे ग्रुप्स में स्टार्ट किया, हम सब ने मिलकर स्टार्ट किया, तो वो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक, जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। अब जी प्राइवेट कंपनी को चलाने वाले भी क्या रहते हैं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ऐसी कंपनी जिनको बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, राइट, जिनका जहां पर हर लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो जी ऐसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, ये एक तरीके के ओनर्स होते हैं। ठीक, तो जी आप सभी के क्वेश्चन में ये अराइज होगा, यार ये शेयर्स क्या होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो जी आप सभी टेंशन मत लीजिए, एक चीज मैं आप सभी को बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, आप सभी बहुत होशियार बच्चे हैं, तो मैं आप सभी को एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाली है, जहां पर मैंने लिखा है व्हाट इज शेयर्स करके, जहां पर आपको मैं ये बताऊंगा कि शेयर्स क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होता है, प्राइवेट कंपनी कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो कि और डीपली में बताया है। तो ये सारी चीजें क्या की है मैंने, यहाँ लिंक में 2 वीडियोस डाली है, वो 2 वीडियोस को क्या करना है, आपको देखना है। आपको क्या करना है, 2 वीडियोस को देखना है डियर। अगर आप वो 2 वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये चैप्टर्स, आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। तो प्लीज आप क्या करना, ये जो लिंक्स जो मैंने दी है, वो लिंक्स को आप जरूर जाके वहां पर देखिएगा। ठीक, ठीक, तो प्लीज आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जाके वो 2 वीडियोस जो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो जाकर देख लीजिए। और जी जो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, और लिंक नंबर 1 में जहां पर लिखा होगा व्हाट इज शेयर्स करके, ठीक, जहां पर ये सारी चीजें लिखी होगी पहली लिंक में, और दूसरी जो है वो स्टॉक मार्केट के इसमें होगा, जहां पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट। तो डियर ये सब चीजें हैं, आप प्लीज ये चीज फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको हर चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब जी ये तो मैंने आप सभी को समझा दिया कि आज के इसमें कंपनी की मीनिंग क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है, पब्लिक कंपनी कैसे काम करती है, प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 लिंक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही है, मतलब देखना ही है, आप कुछ मत कर सकते। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये 2 लिंक को जाकर जरूर देखिए। और जी आप सभी को एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अटेंशन प्लीज। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अटेंशन प्लीज। यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक, गोल्डन कंसेप्ट ये कह दीजिए, या फिर मैं आपको यहाँ पर गुरु मंत्र बताता हूँ। ठीक, तो अटेंशन प्लीज का मतलब गुरु मंत्र। अब जी गुरु मंत्र ये है कि जी जो अगली लेक्चर होगी वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। या हालांकि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मेन कंसेप्ट बताया कि कैसे काम होता है, लेकिन यहाँ पर हम और डीप में जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी क्या होती है, बहुत डीप में काम करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। और जी यहाँ पर और एक चीज हम कवर करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो ये चीज क्या करेंगे हम अगली लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे। वीडियोस मैक्सिमम 13-12 मिनट्स की होगी, राइट, जहां पर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो सीबीएसई में पूछा जाता है और किस टाइप से पूछा जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको अगली लेक्चर्स में बताऊंगा।
ठीक। लेकिन आप सभी को एक चीज क्या करनी है, आपको अगर जानना है शेयर्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, पब्लिक कंपनीज क्या होती है, मतलब स्टॉक शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर्स को कैसे आप सभी ने जान सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में उसे कैसे मतलब सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या किया है, इस लिंक में जो 2 वीडियोस है उसमें मैंने डाल दिया, प्लीज वहां से जाके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। तो डियर आज के लेक्चर्स में इतना ही। अगली लेक्चर्स में मैंने आपको जैसे कहा कि जो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें ना डिस्कस करेंगे, राइट। तो जी आप सभी से मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए डियर इसी के साथ मैं चलता हूं, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। अब जी मैं आप सभी को एक चीज बताऊंगा कि ये लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा कि प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी के बारे में बताइए, या फिर कहा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताइए, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा कि बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में बताइए, तो जी ये जो मैं अभी बताऊंगा लेक्चर में, तो जी ये सारी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक। तो जी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने बेसिस लिखा है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, प्राइवेट कंपनी एंड दिस इज पब्लिक कंपनी। अब जी जो पहला बेसिस है हमारे पास यह है मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में आपको मैं एक चीज बताता हूँ, प्राइवेट कंपनी में कम से कम आपको 2 मेंबर्स चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपको 50 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या मिनिमम 7 लोग और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या एक तरीके के ओनर्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी को हैंडल करते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, इवन तक कि शेयर होल्डर से भी सबसे ज्यादा पावर इनके पास होती है। तो जी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ मिनिमम कम से कम आपको 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको 3 चाहिए। अब जी प्रोस्पेक्टस डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्टस, ये भी सब मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, तो प्लीज वहां पर जाके देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, हर चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, तो वो जो 2 लिंक्स मैंने बताई उसको जाके देख लो। ठीक। तो प्राइवेट कंपनी में आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। अब जी ट्रांसफर ऑफ शेयर, अब जी मैं आपको बताता हूँ कि आप प्राइवेट कंपनी में अपने जितने भी शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक। बहुत कम चांसेस आपको मिलता है ट्रांसफर करने का, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेके करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में वो बिल्कुल फ्री है। अब जी इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मतलब आपके कंपनीज में जितने भी मेंबर्स है वो सबकी डिटेल्स आप कह सकते हैं। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज में आपको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स को रखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में कंपलसरी होता है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब जी लीगल फॉर्मेलिटीज, अब जी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारी आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज या फिर पब्लिक कंपनीज को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है कि आपको आपका कंपनी चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो जी प्राइवेट कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी के सॉरी पब्लिक कंपनी से बहुत कम होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में जी आपको बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज करके वहां पर बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब जी मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, अब जी मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल मतलब आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जी प्राइवेट कंपनी में स्टार्ट करने के लिए आपको 1 लाख चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। अब जी लास्ट पॉइंट हमारे पास ये बचता है, अब जी जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे पास इनविटेशन टू जनरल पब्लिक कह लो या फिर पीपल कह लो। ठीक। तो जी प्राइवेट कंपनी में आपको इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको इनविटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस टॉपिक को मैंने आपको डियर पिछले लेक्चर्स में बताया था, क्योंकि जहां पर देखिए मैंने आपको बताया था जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी, राइट। तो डियर मैं आप सभी से चीज वादा कर रहा हूँ, प्लीज आप सभी मेरे लेक्चर्स को लाइन पार्ट बाय पार्ट फॉलो कीजिए। पार्ट 1 2 3 4 ऐसे मत कीजिए कि पार्ट 1 देखा पार्ट 2 आपको आता है तो डायरेक्ट पार्ट 4 में चले जाइए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ हर पार्ट में एक आपको क्या करता हूँ गुरु मंत्र बता देता हूँ, जो कि आपको हर जगह फॉलो होगा, इसलिए हमेशा पार्ट वाइज के हिसाब से आप देखिए, राइट। बस मुझे तो डियर आज के लिए आपको इतना ही कहना था, लेकिन आज मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ठीक है। देखिए आपको जब भी मैंने आपको तो बता दिया पूरा चीज, ठीक है, कैसे क्या होती है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस। अब जी अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज का बताइए, तो आपको क्या करना है, 2 बताना, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। अगर आपको क्वेश्चंस में स्पेसिफिक किया कि भाई प्राइवेट कंपनी के बारे में सारी चीजें बताइए, तो आपको क्या करना है डियर, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैं पब्लिक छुपा रहा हूँ, आपको क्या करना है बस यही सब बताना है कि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कितने, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होने चाहिए, प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स नॉट कंपलसरी, लीगल फॉर्मेलिटीज कम होता है पब्लिक कंपनी से। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक। अगर आपको एग्जाम्स में पूछा कि भाई पब्लिक कंपनी के बारे में सब बताइए, तो आप क्या करेंगे, अगेन उसका जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है, ऐसे
प्राइवेट छुपा दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, पब्लिक कंपनी के बारे में बता दीजिए कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर जो होने चाहिए मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3, ऐसी करके आपको सारी चीजें बता देनी है। ठीक, तो जी ये टाइप्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन खत्म। अब जी एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या करता है, क्वेश्चन मतलब पूछता है। तो जी इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर इस यहाँ पर, तो डियर देखिए कभी कभी आपको क्या करता है, एग्जाम्स में क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक, ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। तो डियर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है इस ऐसे केस पे देखिए, आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से मैं बताते जा रहा हूँ, वैसे आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसका आंसर कैसे लिखना है। आपको यहाँ पर बेसिस लिखना है, ठीक, यहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनी, यहाँ पर आपको पब्लिक कंपनी। ठीक, अब जी किसके बेसिस में कहा है, प्रोस्पेक्टस। तो आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस के बारे में ऐसे लिखना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब जी इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया, देखिए प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने यहाँ पर पहले कर दिया। ठीक, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस लिखना है। इसके बारे में प्राइवेट कंपनी में क्या लिखना है कि प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस की नो नीड, कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछेंगे। जैसे यहाँ पर और एक चीज पूछ दिया, जैसे क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक, तो आपको क्या करना है, बी में क्या लिखना है, लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी में जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो क्या होती है, पब्लिक कंपनी से कम होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो जी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी कह सकता है, बहुत सारी बेसिस कह सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, फॉर्मेट आपको ऐसे ही बनाना है। और जी जो बेसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बेसिस आप एग्जाम्स में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, अब जी लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम लोग जान लिया। अब जी जो लास्ट है वो बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक, तो डियर इसका भी जो तरीका होता है वो भी बहुत सेम होता है, प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। इसमें भी क्या करता है, कभी कभी ऐसे पूछता है, व्हाट आर द, मतलब आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ भी दे सकता है, इसमें से कुछ भी दे सकता है, राइट। तो जी जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी दे सकता है। तो क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। अब जी जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया सेंटेंस में, प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो क्या क्या है सर, सेंटेंस में दिया है, राइट। तो जी आपको भी क्या करना है, आपको सेंटेंस में लिखना है, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, तो आपको क्या करना है, ऐसे डिब्बा बनाना है। जैसे आपकी बुक में जैसे क्या किया है, आपको डिब्बा बनाया है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या किया है, डिब्बा बनाया है, राइट, बॉक्स बना के आप बेसिस कर दिया और यहाँ पर प्राइवेट कंपनी। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में आपको पूछा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको ऐसे सेंटेंस में लिखना है। ठीक, ऐसे सेंटेंस में लिखना है पूरा। अब जी सेंटेंस कैसे लिखना है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट आर द, सॉरी यहाँ पर है, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर आपको एग्जाम्स में कहा कि प्रोस्पेक्टस के ऊपर आपको क्या कीजिए, यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, नोट कीजिए, सेंटेंस में लिखना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती, लेकिन बट पब्लिक कंपनी में आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत होती है। ठीक, तो जी ऐसे अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। लेकिन अगर आपको पूछा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी, हाँ अगर आपको पूछा कि यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना था, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, हाँ आप सही है। तो जी अगर आपको क्वेश्चन से पूछा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो आपको क्या करना है, उसे बॉक्स में बनाना है। ठीक, समझ में आ गया। जस्ट मुझे यही बात करनी थी। अगर देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर जैसे आपने सेंटेंस लिखना था लेकिन आपने बॉक्स कर दिया, तो बहुत कम मैम है जो आपको मार्क्स दे देगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैम आपको मार्क्स काट देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क मत लीजिए। अगर आपको ऐसे कहा तो सेंटेंस में लिखिए, अगर आपको ऐसे कहा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो क्या कीजिए, बॉक्स में बनाया है। ठीक है, बॉक्स मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, ऑन बेसिस लिखना है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, फिर आपको ऐसे ऐसे लिख देना है। ठीक, जो कि पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो डियर आज की लेक्चर्स में इतना ही। अगली लेक्चर्स में हम लोग कंपनीज के फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो डियर आज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें किया। आज हमने जाना कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस, और जी प्राइवेट कंपनी के क्या बेनिफिट होते हैं और पब्लिक कंपनी के भी हम लोगों ने जाना। ठीक, तो डियर इसी के साथ मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डियर, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।